पिछली क्लास में हमने यूएनओ के दो महत्वपूर्ण अंग महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में चर्चा की थी। आइए अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 27 सदस्य हैं, जिनमें 9 का चुनाव महासभा प्रतिवर्ष 3 साल की अवधि के लिए करती है। कार्य: महासभा द्वारा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य संबंध विषयों पर अपनी रिपोर्ट देना और सुझाव देना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना, सबके लिए मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पालन कराना और उनके प्रति सम्मान को बढ़ाना, अपने आंतरिक विषयों पर महासभा के विचारार्थ मसौदे तैयार करना और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उनके संबंधों की परिभाषा करते हुए विशेष शाखाओं के साथ समझौते के लिए बात चलाना, सलाह मशवरा और सुझाव देना आदि इसके महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सहायक संस्थाएं: परिषद का काम आयोगों समितियों द्वारा होता है। इसकी प्रमुख समितियां आयोग हैं। पहला सांख्यिकी आयोग, जनगणना आयोग, मानव अधिकार आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिलाओं का स्तर विषयक आयोग और मादक औषधि आयोग। गैर सरकारी संगठन: आर्थिक व सामाजिक परिषद अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में काम करने और सरकारी संगठनों से भी सलाह ले सकती है। परिषद ये मानती है कि इन संगठनों को अपने दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने से संबंधित विषयों का अनुभव या तकनीकी ज्ञान होता है, जो परिषद के लिए अधिक मूल्यवान होता है। नेक्स्ट, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशासित इलाकों के सदस्य, इन इलाकों का प्रशासन न चलाने वाले सदस्यों तथा अन्य बहुत से ऐसे भी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा 3 वर्ष के लिए चुनकर भेजती है। इसमें प्रशासनकर्ता अप्रशासनकर्ता देशों के बीच उचित संतुलन बना रहता है। परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। कार्य फंक्शन: इस परिषद का काम अपने अधीनस्थ इलाकों के प्रशासन की देखभाल करना है। अपना कार्य करने के लिए परिषद के अधिकार है इन अधीनस्थ इलाकों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए प्रस्तावना तैयार करके इसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों को हर वर्ष रिपोर्ट देनी होती है। ट्रस्टीशिप में मतदान सामान्य बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। न्यास परिषद: द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आत्मनिर्णय के सिद्धांत का जोर शोर से प्रसार किया गया। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का यह विचार था कि विश्व के पराधीन राष्ट्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, किंतु कुछ राष्ट्रों का मानना था कि शत्रु राष्ट्रों से छीने गए पराधीन राष्ट्रों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो, परंतु इसके विषय में वे कुछ बंधन भी स्वीकारने के पक्ष में थे। अतः सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 2 प्रकार के विरोधी विचारों को प्रस्तुत किया गया। इस बहस का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गनिर्देशन में एक न्यास परिषद की स्थापना पर बल दिया गया, जो पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त कर सके। न्यास परिषद एक ओर तो इन साम्राज्यवादी सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करती है और विश्व के कुछ पिछड़े राष्ट्र अभी भी स्वशासन के योग नहीं है तथा सभ्य राष्ट्रों की जिम्मेदारी कि उन्हें सभ्य तथा स्वशासन की योग बनाए, तथा दूसरी ओर वर्तमान चार्टर के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा प्रणाली के अधीन इन राष्ट्रों के निवासियों के कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करे। न्यास परिषद के उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, न्यास प्रदेश के निवासियों का स्वशासन की दिशा में विकास करना, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावनाओं को प्रोत्साहन देना तथा यह भाव जागृत करना कि संसार के सभी लोग अन्योन्याश्रित हैं। चौथा, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों और नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। न्यास परिषद के प्रदेश: इस प्रकार के प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया: अस्वशासित प्रदेश और संरक्षित प्रदेश। अस्वशासित प्रदेश में वे पराधीन देश या उपनिवेश है जो संरक्षित प्रदेश न बना दिए गए हों। इन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण नाम मात्र का है। न्यास परिषद का इन प्रदेशों पर कोई संबंध नहीं है। न्यास परिषद का संगठन: संरक्षण प्रदेश सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों तथा दायित्वों के संपादन करने वाली प्रमुख संस्था न्याय परिषद है। लीग ऑफ नेशन के मैंडेट आयोग के अधिक शक्तिशाली संस्था है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है। संरक्षित प्रदेशों का प्रशासन करने वाले सदस्य: सुरक्षा परिषद में ऐसे स्थायी सदस्य जो संरक्षण प्रदेशों का प्रशासन संचालित नहीं कर पा रहे हैं। मत या क्रियाविधि: परिषद के सभी सदस्यों को समान रूप से एक मत का अधिकार प्रदान है। परिषद के निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। न्यास परिषद को अपनी गतिविधियों को संचालित करने संबंधी कार्यविधि नियम स्वयं बनाने का अधिकार है। न्यास परिषद की शक्तियाँ व कार्य:
वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों को किसी न किसी राज्य के अधीन किया गया है। यह राज्य उस संरक्षित प्रदेश के समस्त प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति करता है। संरक्षित प्रदेशों पर शासन करने वाला प्रत्येक राज्य के कर्तव्य है कि वे संरक्षित प्रदेश के निवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के संबंध में किए गए कार्यों की विस्तृत सूचना प्रतिवर्ष न्याय परिषद के सम्मुख उसके विचारार्थ प्रस्तुत करे। आवेदन पत्रों का परीक्षण करना। तीसरा, निरीक्षण मंडल भेजने का अधिकार। पहला, इसमें प्रभावपूर्ण निर्णय का अभाव, दंडात्मक कार्रवाई का अभाव, संरक्षित प्रदेशों की जनता के प्रार्थना पत्रों पर ठोस निर्णय का अभाव। न्यास परिषद की उपलब्धियां। परिषद के सानिध्य में संरक्षित प्रदेश स्वाधीन हुए हैं। परिषद ने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद के कार्यों का प्रभाव गैर स्वशासित प्रदेशों की दशा को सुधारने में भी पड़ा है। न्यास परिषद के द्वारा पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा एक एक करके सभी राष्ट्र स्वाधीन होते चले गए। परिषद के कार्यों पर स्थानीय जनता को विश्वास होने लगा कि उनका विकास करेगी। यहाँ अधिक मैंडेट राष्ट्र संघ की समाप्ति के पश्चात भी पराधीन रहे, वहाँ न्यास परिषदों ने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति की कार्रवाई बताई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य न्यायिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका कार्य संचालन चार्टर के विभिन्न अंगों के अधिनियम के अनुसार होता है। यह न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के लिए स्वतः खुला हुआ है। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं भी है तो भी वह इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे में भाग ले सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रत्येक मामले में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसके नियम निर्धारित करेगी। सदस्य राज्य द्वारा भेजे गए मुकदमों, चार्टर में लिखित सभी विषयों अथवा लागू संधियों या परंपराओं को इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है। सभी सदस्य देश विशेष मामले में संधि या परंपरा पर हस्ताक्षर करके अपने आप को न्यायालय की सीमा में आबद्ध कर लेते हैं। ये सदस्य यदि चाहे तो कुछ विशेष मुकदमों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमा से बाहर भी रख सकते हैं। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार विचारार्थ भेजे गए इन विवादों का निर्णय करते समय न्यायालय ध्यान रखता है कि विवादकर्ता देशों द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं, कानून द्वारा अभिमत व्यवहार का आधार मानकर अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों, देशों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धांतों, कानून के नियमों का निर्धारण करने की दृष्टि से न्यायिक निर्णयों और विभिन्न देशों के सुयोग प्रचार विशेषज्ञों की शिक्षाओं के संबंध में उपयुक्त तथ्य समान रहे। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। उन्हें सदस्य कहा जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा उनका निर्वाचन करती हैं। इन न्यायाधीशों को चुनाव उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संसार की सभी मुख्य न्याय प्रणालियों को उनमें प्रतिनिधित्व मिले। एक ही देश के दो नागरिक एक ही समय में न्यायाधीश नहीं बन सकते। न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। वे अपने कार्यकाल में कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। नेक्स्ट है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ को अन्य शाखाओं में कार्य करता है। इसके द्वारा निर्धारित नीतियों तथा योजनाओं का प्रशासन करता है सचिवालय। इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है और जिसकी नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। उसके अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि वह सुरक्षा परिषद का ध्यान उन मामलों की ओर दिला सकता है जो उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। नॉर्वे के त्रिग्वेली सबसे पहले महासचिव नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 1953 का रहा। स्वीडन के डॉग हैमरशेल्ड ने 1953 से 1961 तक कार्यभार संभाला। 1961 में अफ्रीका एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात बर्मा के उथांट महासचिव बने। दिसंबर 1971 में ऑस्ट्रेलिया के कुर्तवालदाही महासचिव के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने जनवरी 1972 में अपना कार्यभार संभाला। 1950 पेरिस दी क्यूआर ने यह पद संभाला। अक्टूबर 1987 में वे पुनः 5 वर्ष के लिए नियुक्त हुए। सचिवालय का मुख्य कार्यालय और उसके विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों को करते हैं। कार्यकर्ता 100 से भी अधिक देशों से लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय असैनिक कर्मचारी के रूप में ये लोग कार्य करते हैं और प्रत्येक कर्मचारी यह शपथ ग्रहण करता है कि जब तक वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा कर रहा है उस दौरान वह किसी और सरकार या किसी बाहरी शक्ति से कोई आदेश नहीं लेगा। महासचिव और उसके कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं के अनुसार होता है, जैसे सलाह देना और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं में हस्तक्षेप करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, शांति बनाए रखने वाले कार्यों की देखभाल करना, विभिन्न राष्ट्रों से बातचीत करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि और समस्याओं का सर्वेक्षण, मानवीय अधिकारों तथा प्राकृतिक अधिकारों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन, संकलन, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थानों के द्वारा किए गए फैसले लागू करने के बारे में सूचना एकत्रित करना, भाषणों की व्याख्या करना, प्रमाण पत्रों का अनुदान करना
और विश्व के सूचना प्रसारण के साधनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना आदि। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। जब कोरिया संकट उत्पन्न हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग से कोई भी कार्रवाई करना लगभग असंभव हो गया। पश्चिमी गुटों के देशों ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करवाकर महासभा के अधिकारों में बढ़ोतरी करवा दी। इस प्रस्ताव के पीछे मूल उद्देश्य शांति और सुरक्षा कायम रखने के मामले में सुरक्षा परिषद में वीटो में उत्पन्न गतिरोध की अवस्था में महासभा को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। यह प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया। इसमें प्रमुख 5 व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई। महासभा का संकटकालीन अधिवेशन बुलाना, शांति निरीक्षण आयोग, सामूहिक उपाय समिति, राष्ट्रीय सेनाओं की टुकड़ियों का संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए कार्य, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। धन्यवाद।